चलो जय हिंद बच्चों, फिर से आपका एक बार ओएसिस एजुकेशन वाले चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। और मैं आनंद सर आपके लिए इस चैनल के अंदर एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था और उस सीरीज़ का नाम था मिशन एनडीए। सीरीज़ का नाम था मिशन एनडीए। तो एग्जैक्टली इस मिशन एनडीए के अंदर अपन ने केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ना स्टार्ट किए थे और उस लेसन का नाम था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने अपना पहला लॉ कंप्लीट कर लिए थे, जिस लॉ को अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अपने पास है तो उस केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट भी नहीं होता और मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मैं दूसरा लॉ आपके सामने लेके आया हूँ। तो अभी देखा जाए कि मैं जो दूसरे लॉ की बात कर रहा हूँ, जिस सेकेंड लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, उस सेकेंड लॉ का नाम क्या है और उस सेकेंड लॉ को कौन-से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, आज अपन उसकी बात सॉरी बच्चों, तो आज अपन उसकी बात करेंगे। तो अपने सामने जो सेकेंड लॉ निकल के आता है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इस लॉ को अपन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बोलेंगे। दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब ये जो लॉ है जिसको मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बोला, इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोला जाता है। बच्चों, इस लॉ को एक तो मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बोलूंगा या इसी लॉ को मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकता हूँ। दैट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये जो लॉ है जिसको मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बोला या जिसको मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोला, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस लॉ को कौन-से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कि वो कौन-सा साइंटिस्ट था जिसने इस लॉ को डिस्कवर किया। तो बच्चों, इस लॉ को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो प्रूस्ट नाम का साइंटिस्ट था। प्रूस्ट नाम का साइंटिस्ट था या प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट था, अपन ऐसा बोल सकता है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। तो प्रूस्ट नाम का साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को मतलब डिस्कवर किया, अपन ऐसा बोलेंगे। तो एनडीए के अंदर जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, साइंटिस्ट के नाम पे सवाल आते हैं। एनडीए का एक ऐसा एग्जाम है कि जहां पे साइंटिस्ट के नेम पे सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल अगर आया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, नीचे में 4 ऑप्शन अपने पास दिए होंगे। तो अपने को जाना पड़ेगा प्रूस्ट के साथ, अपने को प्रूस्ट के साथ जाना पड़ेगा। ये तो लॉ का नाम हो गया। अभी अपने को देखना पड़ेगा कि इस लॉ के अंदर ये जो प्रूस्ट नाम का साइंटिस्ट है, इस प्रूस्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, मतलब इस लॉ के स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इस लॉ के मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। एक कंपाउंड अपने पास है, अपने पास एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑब्टेन from the different sources, compound obtained from the different sources। एक कंपाउंड अपने पास है जो अपने को डिफरेंट सोर्सेस से मिल रहा है। a compound obtained from the different sources, a compound obtained from the different sources, but the ratio of each component present in the compound, but the ratio of each component present in the compound, but the ratio of each component present in the compound remains same। यहाँ पे मैंने remain same लगा कुछ इस तरह से, by weight या by mass में यहाँ पे लिखूंगा बच्चों कुछ इस तरह से। तो एग्जैक्टली ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन अपने सामने निकल के आया था, इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिखा। एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे अपन ने लिखे कि कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। एक कंपाउंड है जो डिफरेंट सोर्सेस से मेरे को मिल रहा है। अ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बट द रेशियो ऑफ
ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड बाय मास रिमेन सेम। अब ये तो होती है स्टेटमेंट की बात, ये स्टेटमेंट की बात होती है, लेकिन एग्जैक्टली प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है अपन उसकी बात करेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा बच्चों कि प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट ये बोलता है कि एक कच कंपाउंड अपने पास है, अ सिंगल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। कंपाउंड अपने पास एकच है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर वाले पेन है, ये मार्कर वाले पेन है। अब ये जो मार्कर पेन है, ये जो मार्कर पेन है, इनको बनाने की कंपनियां अलग अलग है, इनको बनाने की फैक्ट्रीज अलग अलग है। मतलब इस मार्कर पेन को कैमलिन वाली कंपनी भी बनाती है या फिर इस मार्कर पेन को रेनॉल्ड्स वाली कंपनी भी बनाती है। अब कंपनियां अलग अलग है, कंपनियां अलग अलग है, लेकिन दोनों कंपनी का प्रोडक्ट एकच है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी जरूर अलग अलग है, लेकिन दोनों कंपनी का प्रोडक्ट एकच है। तो कंपाउंड एकच है, कंपाउंड मेरे पास एक ही है, लेकिन ये मेरे को डिफरेंट सोर्सेस से मिल रहा है। ऐसा प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट बोलता है कि जब भी सिंगल कंपाउंड अलग अलग सोर्सेस से अपने को मिले, तो ऐसे कंडीशन में उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, उन कंपोनेंट का एटॉमिक रेशियो, कंपोनेंट का एटॉमिक रेशियो हर बार सेम निकल के आएगा। उन कंपोनेंट का जो रेशियो रहेगा बाय वेट के हिसाब से या बाय मास के हिसाब से, वो हर बार सेम टू सेम निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करने लगा, यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करने लगा, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल निकल के आता है बच्चों कि यहां पे मैं वाटर की बात करने लगा, यहां पे मैं वाटर की बात करने लगा या पानी की बात करने लगा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O है, H2O मेरे पास है। अब ये जो H2O मेरे पास है, ये H2O जो मेरे पास निकल के आया, इस H2O के डिफरेंट सोर्सेस है। मतलब ये H2O मुझे अलग अलग जगह से मिल सकता है। ये H2O एक कच कंपाउंड है, H2O एक ही कंपाउंड है, लेकिन इसके मिलने के सोर्सेस बहुत सारे हैं, इसके मिलने के सोर्सेस बहुत सारे हैं। कि यहाँ पे जो पानी मैंने लिया, यहाँ पे जो पानी मैंने लिया, ये पानी मुझे नल से भी मिल सकता है, मतलब वाटर मुझे टैप से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे जो वाटर मैंने लिया, ये वाटर एक तो टैप वाटर होगा, ये वाटर एक तो टैप वाटर होगा। कि पानी के सोर्सेज बहुत सारे हैं, वाटर के सोर्सेज बहुत सारे हैं, कि वाटर एक तो मुझे टैप से मिले, वाटर एक तो मुझे नल से मिले, या फिर ये जो वाटर मेरे पास है, ये वाटर मुझे रिवर से मिले। ये वाटर एक तो रिवर वाटर हो सकता है, मतलब पानी मुझे नदी से भी मिल सकता है, रिवर से भी मिल सकता है। उसके बाद ये जो वाटर है, ये वाटर एक तो सी वाटर भी हो सकता है, मतलब वाटर मेरे को समंदर से भी मिल सकता है। तो ये वाटर का तीसरा सोर्स हुआ। ऐसे वाटर के हजारों करोड़ों सोर्स अपने सामने निकल के आते हैं। जैसे वाटर मेरे को कुएं से भी मिल सकता है, जिसको मैं वेल वाटर बोलूंगा, जिसको मैं वेल वाटर बोलूंगा। तो यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आ रही है, यहाँ से एक चीज मेरे को समझ में आ रही है बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास वाटर है, यह पे मेरे पास वाटर है, और वाटर को मैंने पानी बोला, वाटर को मैंने पानी बोला। अब वाटर को जैसे ही मैंने पानी बोला, तो आप लोगों के दिमाग में एक छोटा सा गाना चल रहा होगा, और हाँ, वो गाना आपके दिमाग में चलना ही चाहिए कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। क्योंकि बच्चों वाटर कलरलेस होता है, वाटर कलरलेस है, और वाटर को जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। मतलब मैक्सिमम चीजें वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, मैक्सिमम जो चीजें है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा, बिकॉज वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन अभी अपने को उसकी बात नहीं करना,
तो मेरे पास वाटर नाम का एक कंपाउंड है, अपने पास वाटर नाम का कंपाउंड है, वाटर नाम का कंपाउंड अपने पास है। अब ये जो वाटर नाम का कंपाउंड मेरे पास है, ये मुझे डिफरेंट सोर्सेस से मिल रहा है, ये वाटर के डिफरेंट सोर्सेस है, ये वाटर के डिफरेंट सोर्सेस है। तो जब एक कंपाउंड मेरे को डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट ये बोलता है कि अल्टीमेटली जितने भी सोर्सेस है, जितने भी उस कंपाउंड के सोर्सेस है, उस कंपाउंड के कंपोनेंट का जो एटॉमिक रेशियो होगा वो हर एक सोर्सेस में सेम होगा, हर एक सोर्सेस में वो सेम होना चाहिए। तो अभी अपने को चेक करना पड़ेगा कि हर एक सोर्सेस में वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये चीज अपने को पता रहनी चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम है, ऐसा बोला जाएगा। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ऐसा मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास वाटर है, यहाँ पे मेरे पास वाटर है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, मतलब एक का मास अगर 1 है तो 2 का मास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। और ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक ही एटम यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लेने लगा, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लेने लगा, तो ये रेशियो निकल के आएगा बच्चों 1:8। ये रेशियो 1:8 निकल के आया। तो अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा, अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हर एक सोर्सेस के अंदर, हर एक सोर्सेस के अंदर वो जो वाटर है, वाटर के अंदर जो वाटर के कंपोनेंट है उसका एटॉमिक रेशियो हर एक सोर्सेस में सेम आता है कि नहीं आता है, मैं एक चेक करके देखूंगा। तो देखिएगा, चेक करके अपन देखेंगे। अब टैप वाटर के अंदर भी वाटर का फार्मूला H2O, टैप वाटर हो इसके अंदर भी वाटर का फार्मूला H2O है। रिवर वाटर है तो इसके अंदर भी वाटर का फार्मूला H2O ही रहेगा। सी वाटर है तो इसके अंदर भी वाटर का फार्मूला H2O ही रहेगा बच्चों। और अगर मेरे पास वेल वाटर है तो इसके अंदर भी वाटर का फार्मूला H2O ही रहेगा। अब वाटर का फार्मूला सभी सोर्सेस में सेम है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सभी के सभी सोर्सेस के अंदर सेम है, तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि सभी के अंदर वाटर के कंपोनेंट का रेशियो सेम रहेगा। तो यहां पे जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:8 आएगा। अगर मैं रिवर वाटर की बात करने लगा तो यहां पे भी रेशियो 1:8 निकल के आएगा। मैं अगर सी वाटर की बात करने लगा तो यहां पे भी रेशियो 1:8 निकल के आया। और अगर मैं वेल वाटर की बात करने लगा तो यहां पे भी जो रेशियो निकल के आता है वो 1:8 निकल के आता है मेरे बच्चों। तो ये भी एक चीज है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इस लॉ को अपन ने पढ़ लिए और इस लॉ के अंदर प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये सिंपल सा स्टेटमेंट अपने को दिया। अपन ऐसा बोल सकता है, लेकिन इसका मैं अपने लैंग्वेज में एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करने लगा तो अपने लैंग्वेज में अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल इसका लिखने लगा, मैं सेकंड एग्जाम्पल इसका लिखने लगा, तो मान के चलो बच्चों सीन यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है। सीन यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट होगी कि कभी कभार अपने पास डाटा दिया होता है, कभी कभार अपने पास डाटा दिया होगा और उस डाटे के हिसाब से अपने को बताना पड़ता है कि ये जो डाटा मेरे पास दिया है, ये जो डाटा क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है, ये डाटा कौन से लॉ को फॉलो करता है। ये जो डाटा है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा, सवाल ऐसा आएगा। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देखो मैं क्या बोलता हूं। मान के चलो मेरे पहचान के 2 स्टूडेंट है, मेरे पहचान के 2 स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट है जिसको मैं स्टूडेंट ए बोलता हूँ। मेरे पहचान के 2 स्टूडेंट है जिसमें से पहले स्टूडेंट को मैंने स्टूडेंट ए बोला और दूसरा एक स्टूडेंट मेरा पहचान का है, मेरा प्यारा स्टूडेंट है, उसको मैं स्टूडेंट बी बोलूँगा बच्चों। या फिर मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे एक लड़का मैंने रखा, यहाँ पे एक सुंदर सा लड़का मैंने रखा। ए का मतलब एक सुंदर सा लड़का है और बी का मतलब एक
सुंदर कन्या हैं, अपन ऐसा बोल सकता है कि यहाँ पे एक बॉयज मैंने रखा, यहाँ पे एक बॉय मैंने रखा और यहाँ पे एक वंडरफुल गर्ल मैंने रखा, मतलब ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। मतलब ए नाम का एक बॉय है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है। ऐसा अगर मैंने बोल दिया तो ये दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन बच्चों मैंने ए को बोला कि मेरे को एटम बम बना के दिखा, मेरे को एटम बम बना के दिखा। मैंने ए को बोला एटम बम बनाना है और यहाँ पे ये जो उसकी गर्लफ्रेंड है, ये जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको भी मैंने बोला एटम बम बनाना है, उसको भी मैंने बोला एटम बम बनाना है। तो मैंने दोनों को एक ही चीज़ बनाने को बोला, दोनों को मैंने एक ही चीज़ बनाने को बोला, लेकिन दोनों को मैंने बोला कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, दोनों को एक्सपेरिमेंट अलग अलग करना है, लेकिन चीज़ यहाँ पे एकच बनाना है, चीज़ यहाँ पे एकच बनाना है। तो एक्सपेरिमेंट चाहे जितने हो, एक्सपेरिमेंट चाहे जितने हो, उन एक्सपेरिमेंट से मिलने वाली चीज़ अगर एकच है, 2-3 एक्सपेरिमेंट मेरे पास है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चाहे जितने हो, एक्सपेरिमेंट चाहे जितने हो, उनसे मिलने वाली जो चीज़ है, उनसे मिलने वाली जो चीज़ है, वो मिलने वाली चीज़ अगर सेम है, मिलने वाली चीज़ अगर सेम है, यहाँ पे एक अलग एक्सपेरिमेंट है जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और यहाँ पे एक अलग एक्सपेरिमेंट है जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन इनसे मिलने वाली जो चीज़ है, इनसे मिलने वाली जो चीज़ है वो अगर सेम है, तो अपन बोलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह का डाटा दिया रहा, क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह का डाटा दिया है, तो अपन बोलता है कि दैट डाटा फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है मेरे बच्चे, इस चीज तक अपन पहुंच सकता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आती है कि ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी मेरे बच्चे। हो सकता है ये जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर एनडीए में डायरेक्ट सवाल आपको मिल जाए, डायरेक्ट सवाल यहाँ पे मिल जाए कि ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये आइसोटोप पे अप्लाई नहीं होता। ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है मेरे बच्चों, ये आइसोटोप्स पे अप्लाई नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आई है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि इस लॉ के ऊपर ये सवाल डायरेक्ट आपको मिल सकता है कि ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये किस पे काम नहीं करता। तो अपने को जाना पड़ेगा आइसोटोप के साथ कि दैट लॉ डज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप। तो ये इस तरह से लॉ था। अब इस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को करना पड़ेगा। तो अपने को देखना पड़ेगा कि इस लॉ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन अपने सामने निकल के आते हैं। तो आप लोग ये बोलोगे कि सर इतनी जगह आपको इरेज करना पड़ेगा, इतनी जगह आपको इरेज करना पड़ेगा और इरेज करने के लिए आप यह कपड़ा यूज कर रहे हो। तो बच्चों इरेज करने के लिए मैं कपड़े को ही यूज करूंगा, क्योंकि अगर डस्टर को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया तो बोर्ड के ऊपर की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से इरेज नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे काला काला मतलब बोर्ड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अपने को कपड़े को यूज करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इरेज मैंने कर दिया और इरेज करने के बाद अच्छी खासी जगह मैंने क्रिएट कर लिया, अच्छी खासी जगह अपन ने क्रिएट कर लिए। और जगह क्रिएट करने के बाद अभी इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार इस लॉ से रिलेटेड किस तरह के सवाल आते हैं। तो इस लॉ वाला पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, इस लॉ का पहला क्वेश्चन मैं देखने लगा। तो इस लॉ का पहला क्वेश्चन अपने सामने कुछ इस तरह से निकल के आएगा। देखिएगा, इस लॉ से रिलेटेड मैं 2-3 सवाल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं मेरे खुद के बुक से पढ़ा रहा हूँ और मेरे खुद का जो बुक है वो अगले महीने में लॉन्च हो जाएगा। उसका पीडीएफ या फिर वो जो बुक है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन की डिटेल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल में अब अपन देखेंगे कि इस लॉ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन अपने को आता है। तो मैं 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो
पहला क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन के अंदर लिखा है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग, ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग। ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग 2.16 ग्राम ऑफ 2.16 ग्राम 2.16 ग्राम ऑफ 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर। और यहाँ पे लिखा है विथ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे विथ नाइट्रिक एसिड लिखा पड़ा है, विथ नाइट्रिक एसिड। फिर बाद में अपने को बोलता है विथ नाइट्रिक एसिड वॉस, यहाँ पे वॉस लिखा है और वॉस के बाद लिखा है 2.70 ग्राम, वॉस 2.70 ग्राम ऐसा अपने को दे रखा है। और बाद में बोलता है इन अनदर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन को सामने जब मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, इन अनदर एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा, दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर 1.15 ग्राम 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन। और यहाँ पर लिखा है गिव्स, यहाँ पे लिखा है गिव्स 0.92 ग्राम 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन में अपने को ये बोला है, क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोलता है कि शो दैट डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इतना डाटा अपने को दिया है, इतना डाटा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोला है कि ये जो डाटा अपने पास दिया है, क्वेश्चन के अंदर ये जो डाटा दिया है, ये डाटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को फॉलो करता है। अपने को ये प्रूफ करना है या फिर ये सवाल ऐसा भी आ सकता है, ये सवाल मेरे बच्चे ऐसा भी आ सकता है कि ये जो डाटा दिया है, ये जो डाटा दिया है, ये डाटा कौन से लॉ को फॉलो करेगा। ऐसा सवाल आया तो मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, तुरंत मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है और दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज मेरे को मिल रही है। अब जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो और उनसे मिलने वाली चीज अगर सेम हो तो मैं आंख बंद करके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के साथ जाता हूं मेरे बच्चे। ये भी चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन मेरे सामने निकल के आया, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पे इस चीज़ को मुझे प्रूफ करना है। तो अपने पास दो एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और दूसरा एक्सपेरिमेंट अपने पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो दो एक्सपेरिमेंट अपने पास है। अब दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम चीज़ बन रही है। पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्साइड ही बन रहा है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूं तो मेरे को यह पता चलता है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2.6 ग्राम ऑफ कॉपर। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास वेट दिया है कॉपर का, तो वेट ऑफ कॉपर मेरे पास है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास वेट दिया है बच्चों कॉपर का और जो है 2.16 ग्राम, ये 2.16 ग्राम दिया है। और बाद में पहले एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास वेट दिया है कॉपर ऑक्साइड का, अपने पास कॉपर ऑक्साइड का भी वेट है। तो कॉपर ऑक्साइड का वेट है बच्चों 2.70 ग्राम। तो कॉपर ऑक्साइड का जो वेट है वो 2.70 ग्राम है, वो 2.70 ग्राम है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो दोनों का वेट मेरे को दिया है, दोनों का वेट अपने को दिया है पहले एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन जब मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट मेरे पास है, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन गिव्स 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में वेट दिया है कॉपर का, तो वेट ऑफ कॉपर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट ये 0.92 ग्राम है बच्चों, ये 0.92 ग्राम है। और साथों साथ सेकंड एक्सपेरिमेंट में वेट दिया है कॉपर ऑक्साइड का,
वेट कॉपर ऑक्साइड का दिया है और कॉपर ऑक्साइड का वेट मेरे पास दिया है 1.15 ग्राम। ये मेरे पास 1.15 ग्राम निकल के आता है। अब देखो मैं कौन सा दिमाग लगाता हूँ और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब इधर भी कॉपर ऑक्साइड बना, इधर भी कॉपर ऑक्साइड बना, दोनों तरफ कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बना, यहाँ पे मुझे कॉपर इस टू ऑक्सीजन का रेशियो होना, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे कॉपर इस टू ऑक्सीजन का रेशियो होना। जब कॉपर इस टू ऑक्सीजन का रेशियो दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम आएगा तो मैं ये बोलूँगा कि ये डाटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे तकलीफ क्या है, देखो इधर तकलीफ ये है कि ये रेशियो पता करने के लिए मेरे पास वेट ऑफ कॉपर होना जो दिया है, वेट ऑफ कॉपर मेरे को होना जो दे रखा है, लेकिन वेट ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है। मेरे पास कॉपर का तो वेट है, मेरे पास कॉपर का वेट दे रखा है, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन का वेट नहीं है बच्चों। तो मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करना है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो मेरे को ऑक्सीजन का वेट होना, अपने को ऑक्सीजन का वेट चाहिए। तो ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करने के लिए इस कॉपर ऑक्साइड के वेट में से मैं कॉपर के वेट को माइनस करूंगा। मेरे बच्चे इस कॉपर ऑक्साइड में से अगर मैंने कॉपर को माइनस कर दिया तो मेरे को ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ ऑक्सीजन माइनस वेट ऑफ मतलब वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ कॉपर। तो यहाँ से मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन पता चला, यहाँ से वेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे पता चला और ये वेट ऑफ ऑक्सीजन मेरे को पता चला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए। तो वेट है कॉपर ऑक्साइड का 2.70, ये 2.70 दे रखा है और माइनस ये है 2.16, यहाँ पे 2.16 है। अब 2.70 माइनस 2.16 में करने लगा, मैं 2.70 माइनस 2.16 करने लगा तो इसका आंसर आने लगा बच्चों 0.54, ये 0.54 आने लगा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए अगर मैं कॉपर ऑक्साइड का रेशियो लेने लगा, कॉपर इज टू ऑक्सीजन का मैं रेशियो लेने लगा, तो कॉपर का वेट मेरे पास है, मेरे पास कॉपर का वेट है। तो कॉपर का वेट है 2.16 और ऑक्सीजन का वेट मैंने अभी कैलकुलेट किया 0.54, ये 0.54 है। लेकिन मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो होना बच्चों, अपने को सिंपलेस्ट रेशियो होना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने का एक फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो 2 नंबर मेरे पास आए, यहाँ पे ये जो 2 नंबर अपने पास आए हैं, 2 नंबर में से जो छोटा नंबर है, 2 नंबर में से जो छोटा नंबर अपने सामने निकल के आएगा, उस छोटे नंबर से पूरे नंबर को अपन डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा 2.16 डिवाइडेड बाय 0.54 और यहाँ पे लिखूंगा 0.54 डिवाइडेड बाय 0.54। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा और 54 1 जा 54 और 54 4 जा 216 होता है। 51 1 जा 51, 54 4 216, 54 4 216 होता है। तो एग्जैक्टली अभी यहाँ पे अपन ये लिखेंगे कि यहाँ पे आएगा बच्चों 4, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा मेरे बच्चे 1, यहाँ पे 1 आएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर ये जो कॉपर ऑक्साइड मेरे पास था, उस कॉपर ऑक्साइड के कंपोनेंट का जो एटॉमिक रेशियो निकल के आया वो 4:1 आया, ऐसा मैंने बोल दिया। तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर भी जो कॉपर ऑक्साइड का रेशियो है वो अगर 4:1 आया तो अपन इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये जो डाटा है ये डाटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है मेरे बच्चों। तो देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात हुई, लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करने लगा तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए भी मेरे को वेट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, अपने को वेट ऑफ ऑक्सीजन की गरज पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का वेट मेरे पास नहीं है और ऑक्सीजन का वेट फाइंड करने का वही फार्मूला मैं लगाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस यहाँ पे अपन लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर, यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर लिखेंगे। तो यहाँ से मेरे को वेट ऑफ ऑक्सीजन पता चला, यहाँ से वेट ऑफ ऑक्सीजन अपने को पता चल जाएगा।
तो ये जो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड है ये 0, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये 1.15 है, 1.15 माइनस कॉपर का वेट 0.92 है, कॉपर का जो वेट है वो 0.92 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.92, यहाँ पे 0.92 मैंने लिखा, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 0.87 आता है, ये 0.87 आएगा बच्चों। तो ये निकल के आया 0.87, और ये जो डाटा आया ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए आया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए आया। अब यहाँ पे मैं कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो लेता हूँ, तो कॉपर का वेट मेरे को पहले से पता था, कॉपर का वेट 1.15 ग्राम है, 1.15 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट निकल के आया 0.87, ये 0.87 आया है। अब मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, अपने को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो जो छोटा नंबर है उससे अपन डिवाइड करेंगे, तो 0.87 से मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, तो 87 जा 80, 87 1 जा 87, 87 4 जा 115, 87 4 जा 115, नहीं बच्चों गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ कुछ इस तरह से हुई, ये 1.15 माइनस 0.92 का मतलब होता है 0.23, ये 0.87 नहीं आता, ये 0.23 आता है, 0.23, तो यहाँ पे आएगा 23, 0.23, अब यहाँ पे भी 0.23 और यहाँ पे भी 0.23 लिखूंगा बच्चों, वेरी गुड। तो 23 एक 23 और 23 चौ 1 से 15 बराबर 23 जा 21, 23 जा 20, 23 1 जा 23 एंड 23 4 जा 115 होता है, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो एटॉमिक रेशियो दोनों एक्सपेरिमेंट में निकल के आया, ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक रेशियो सेम निकल के आया बच्चे। और जब भी ऐसा हो कि एक ही कंपाउंड, एक ही सेम कंपाउंड अपने को दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से मिले, और ऐसे कंडीशन में उस कंपाउंड के कंपोनेंट का जो एटॉमिक रेशियो है वो अगर सेम आता है, तो अपन बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर डाटा है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। लेकिन इतना डिफिकल्ट सवाल भी एनडीए के अंदर नहीं आता बच्चों, ये एनडीए का डिफिकल्ट वाला सवाल मैंने पढ़ा दिया कि हद हो गई, डिफिकल्टी की हद हो जाती है कि एनडीए के अंदर अगर एकदम खतरनाक सा सवाल इसके अंदर आने लगा तो यही सवाल है, इससे खतरनाक सवाल नहीं आएगा। फिर बाद में डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल आते हैं कि मान के चलो अपने को एक सीधा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अपने को SO2 मिल रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट में भी SO2 मिला और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी SO2 मिला, और बोलेगा ये डाटा कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो अपने को जाना पड़ेगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ मेरे बच्चे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन ने ये सीखे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको ख़त्म करने के लिए 5 से 6 वीडियो अपने को लगेंगे बच्चे। लेकिन अब ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि मिशन एनडीए के अंदर ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ये मिला के कुल मिला के से 40 क्वेश्चन अपने को आएंगे, और 40 में से अगर ये सीरीज़ मेरी आप लोग फॉलो करते हो तो 40 में से कम 35 क्वेश्चन आप लोग बना के ही आएंगे। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 40 में से 30 to 35 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे। अगर मेरे सीरीज़ को आप लोग रोज़ देखते हो, रोज़ फॉलो करते हो, तो ये मिशन एनडीए वाली जो सीरीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल अपने को रहने वाली है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों, इसीलिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं वीडियो के एंडिंग में बोलना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनका मिशन एनडीए में क्रैक करना होता है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए बोला गया कि हौसला रखिए, जिद रखिए कि एनडीए का जो रिटन एग्ज़ाम है वो ज़रूर हम लोग क्रैक करेंगे ही करेंगे। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।